हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कोडोन 3। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे सब टॉपिक्स को मिला करके एक वीडियो बनाया हुआ है। और मैं बताऊं तो मुझे खुद भी कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअली थंबनेल और उसके टॉपिक का नाम क्या रखना चाहिए था। फिर भी कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिसको हमने कोट किया है, जिसके थ्रू आप जानेंगे कि आज के वीडियोस में हम लोग क्या सब चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो किसी भी बच्चे के एडमिशन के समय में या हम लोग एडमिशन होने के बाद, जैसा कि मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं ये बेसिक क्वेश्चंस वहाँ उनसे पूछता हूँ डे 1, डे 2, डे 3 में। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज म्यूटाजेंस। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द ट्रांजिशन ऑफ साइटोसिन एंड थायमिन टेक्स प्लेस। थर्ड क्वेश्चन है वाई देयर इज थायमिन प्रेजेंट इन द डीएनए रेदर देन यूरासिल। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग कोट करते हैं कि अगर डीएनए और आरएनए के बीच में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप अक्सर कहते हैं कि डीएनए डज कंटेन थायमिन, आरएनए में यूरासिल होता है। तो क्यों होता है? यूरासिल और आरएनए के बीच में कितना डिफरेंस होता है उसके स्ट्रक्चर में? एंड हाउ डज इट हेल्प द रिपेयर सिस्टम टू रिकॉग्नाइज डैमेज। क्या डीएनए में यूरासिल के बजाय थायमिन को लगाना किसी तरीके से रिपेयर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या नहीं होते हैं? इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग बेसिक में जाएं और डिनोवो मेथड ऑफ पैरामिडिन सिंथेसिस को अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट वर द डिफरेंट स्टेप्स दैट वी आर इन्वॉल्व्ड, तो और हम लोग पूरे स्टेप को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग जो उसका पैरामिडिन न्यूक्लियस का सिंथेसिस हो रहा होता है जिसके बेसिक स्ट्रक्चर से ही साइटोसिन और थायमिन का स्ट्रक्चर निकल करके आया है, सिर्फ उस पोर्शन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी पैरामिडिन न्यूक्लियस है उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या उसके डिफरेंट न्यूक्लियस में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए हैं, दे हैव बीन गिवन बाय द डिफरेंट अदर बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे ग्लूटामाइन जो है वो नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसके नीचे जो आपके कार्बन दिख रहे होते हैं, आप एक बार के लिए प्रैक्टिस कीजिए कि इसमें नंबर लगा करके देखिए कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इसमें। तो फोर्थ नंबर का नाइट्रोजन है या कितने नंबर के हैं। जो कार्बन है वो कार्बोहाइड्रेट या सॉरी बाइकार्बोनेट जो है, सॉरी, उससे कंट्रीब्यूट किए गए हुए हैं। और रिमेनिंग 3 कार्बन और एक नाइट्रोजन जो होता है वो एस्पार्टेट से कन्वर्ट किए जा रहे होते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर पैरामिडीन न्यूक्लियस। पैरामिडीन न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इसके साथ में एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पैरामिडिन न्यूक्लियस हैं, इसके साथ में अभी सुगर प्लस फॉस्फेट, जिसको हम लोग पीआरपीपी बोलते हैं, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, अगर उसका अटैचमेंट होता है तब जा करके आपके पास में ये यूएमपी का सिंथेसिस करेंगे, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का। ये जो टॉपिक मैंने अभी कवर किया हुआ है ये आपके डिनोवो मेथड फॉर द पैरामिडिन सिंथेसिस के अंदर में आता है। तो अगर आप चाहें थोड़ा सा रिवाइज करना तो डिनोवो और साल्वेज पाथवे है। साल्वेज अगर आप नहीं भी ग्रेजुएशन बीएससी में हैं तो साल्वेज को अगर आप एक तरफ रख भी देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप, या इंसिस्ट करूंगा कि आप डिनोवो मेथड को एक बार के लिए ज़रूर से रिवाइज कीजिएगा कि कहाँ पे कैसे होता है। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वंस दिस न्यूक्लियस हैज़ बिन सिंथेसाइज्ड, इनमें एमिनेशन प्रोसेस होता है। जैसे ग्लूटामाइन को आप देख सकते हैं कि ग्लूटामाइन जो है NH2 को ट्रांसफ़र कर रहा होता है यूएमपी के स्ट्रक्चर में, और यूएमपी के स्ट्रक्चर में ये एमिनेशन होने के चलते ये साइटोसिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो यूएमपी एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिससे साइटोसिन और अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर का सिंथेसिस किया जाता है। वहीं पे अगर साइटोसिन हुआ है और अगर आप यहाँ पे डीएमिनेशन करेंगे इसका म्यूटाजेनेसिस के थ्रू, ध्यान से रखिएगा, यूरासिल मोनो या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद NH2 के एडिशन पे वो साइटोसिन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और फिर अगर किसी केमिकल इफेक्ट के चलते अगर वो वहाँ से एमिनो ग्रुप को हटा दिया जाता है, देन ये जो म्यूटाजेन है इसको हम लोग म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं, और म्यूटाजेन के इफेक्ट के चलते वो वापस से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। यहाँ पे इसको म्यूटाजेन किसको डिफाइन किया गया है?
those all conditions, physical or chemical condition, which is causing the change in the basis or the structure of DNA, desired or undesired, it is called mutagens. जो म्यूटेशन को कॉज कर रहा होता है उसको हम लोग म्यूटाजेंस बोलते हैं। यहाँ से वापस से देखने में ऐसा लगेगा कि यूरिडीन मोनोफॉस्फेट थे, वो साइटोसिन में कन्वर्ट हो गए, फिर से यूरिडीन में आ गए। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर और डिफरेंस यहाँ पे या प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि नॉर्मली यूरिडीन मोनोफॉस्फेट डीएनए में नेचुरली अटैच नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि पहले उनको साइटोसिन बनाना पड़ता है, तब साइटोसिन जो है वो डीएनए में अटैच कर पाते हैं। लेकिन किसी भी केमिकल इफेक्ट से अगर अटैच किया हुआ डीएनए के साइटोसिन में अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो वो वापस से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। एंड बेस पेयरिंग में साइटोसिन और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट दोनों में डिफरेंस होता है, सॉरी। सो अगर आप म्यूटाजेन के इफेक्ट से साइटोसिन यूरिडीन में कन्वर्ट हुए हैं तो यूरिडीन विल बेस पेयर विथ, इट विल बिहेव एज अ थायमिन, इट विल बेस पेयर विथ एडेनिन, जहां साइटोसिन गुआनिन से बिहेव बेस पेयर कर रहे थे। तो अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड है और जो साइटोसिन आपको दिख रहा है वहाँ पे म्यूटाजेनेसिस हुआ है और साइटोसिन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू, अगर साइटोसिन अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो नेचुरल रेप्लिकेशन प्रोसेस में ग्वानिन का एडिशन हो रहा होता है। और अगर साइटोसिन में अगर हम लोग डीएमिनेशन कर रहे होते हैं और साइटोसिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में, जो कि यूरासिल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है, देन यूरिडीन इज अ वेरी अनयूजुअल बेस that has been added into डीएनए स्ट्रक्चर। तो जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यू कैन सी देयर, जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो वहां पे एडेनिन ऐड हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में, बजाय इसके कि वहाँ पे इसके पहले वाले में गुआनिन ऐड हो रहा था। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एक न्यूक्लियोटाइड में कुछ चेंज होता है और इट मे लीड टू अ वेरी बिग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ योर अपकमिंग प्रोटीन्स, अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड। जो आपके एमआरएनए सिंथेसिस में जो अलग अलग तरह के कोडिंग सीक्वेंसेस ऐड हो रहे होते हैं उसमें चेंज आ जाते हैं। ये एक म्यूटेशन एक कम्प्लीटली अलग टॉपिक होगा पूरा का पूरा, जिसमें ये चीज़ों को कवर किया जाएगा कि उसका इफेक्ट क्या दिख रहा होता है। सो वंस इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड और एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, इट कैन टर्न इनटू द परमानेंटली इनटू डीएनए। जहाँ एडेनिन थे अब वहाँ वो एज अ गुआनिन थे, वहाँ एज अ एडेनिन की तरह ये बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ फिर से अगर हम देखें दोनों में डिफरेंस कहाँ है, तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का नेचुरल एमिनेशन होने से ये साइटोसिन को प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन साइटोसिन जो थे, अगर उसका एक कार्बन पे अगर आप ये करें 5th नंबर कार्बन पे अगर आप मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो ये मिथाइलेटेड साइटोसिन की तरह बिहेव करता है। मिथाइलेटेड साइटोसिन यानी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट पे एमिनो ग्रुप भी ऐड किया गया है और मिथाइल ग्रुप भी ऐड हो गया है। दोनों ही के ऐड होने पे क्या होगा, मिथाइलेटेड साइटोसिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल, ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। सो दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग, यानी पूरे डीएनए में जहां भी मिथाइलेटेड साइटोसिन इस तरीके से यूज किया गया हुआ है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग होना शुरू हो जाएगा और इसके आगे ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस नहीं हो सकते हैं। और दूसरे तरफ नेचुरल प्रोसेस में जहाँ यूरिडीन का एमिनेशन हुआ था और वहाँ पे साइटोसिन का प्रोडक्शन हुआ है, आई एम रियली सॉरी, आई एम वूफिंग अलॉट, ठंडा पानी पी लिया। गायक और टीचर का एक ही बीमारी है, ठीक है। और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से अगर आप नेचुरल मिथाइलेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा वीडियो आगे जा रहा है, एनिमेशन आगे जा रहा है, कि अगर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से नेचुरल एमिनेशन किया तो साइटोसिन है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से नेचुरल मिथाइलेशन किया तो थायमिन का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर आप एमिनेशन करके साइटोसिन फिर मिथाइलेशन करके मिथाइलेटेड साइटोसिन करते हैं और इस मिथाइलेटेड साइटोसिन का डीएमिनेशन अगर आप करते हैं
तो फिर ये बिहेव करने लग जाते हैं थायमिन की तरह, विच इज़ द केस ऑफ ट्रांजिशन। म्यूटेशन का आपने एक और ट्रांजिशन म्यूटेशन पढ़ा था जिसमें प्यूरिन प्यूरिन में और पैरामिडिन पैरामिडिन में चेंज कर जा रहे थे। तो दिस इज द मेथड थ्रू ट्रांजिशन होते हैं और यूरिडीन से साइटोसिन और साइटोसिन वापस से थायमिन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। फिर ये प्रॉब्लम डीएनए के रेप्लिकेशन के समय में होगा कि अगर इंटीग्रेटेड साइटोसिन थायमिन में कन्वर्ट हो चुका है तो नए रेप्लिकेशन में जहां गुआनिन ऐड होना चाहिए था वहां फिर से एडेनिन ऐड होना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज, यहाँ पे हम लोग का अगला या अंतिम सवाल का डिस्कशन हो रहा है कि वाई इफ सिंपल यूरासिल का स्ट्रक्चर, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखिए और थायमिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। और हम लोग ऐसा क्यों पढ़ते हैं कि यूरासिल जो है दैट इज फाउंड इन आरएनए नॉट इन डीएनए, डीएनए में थायमिन पाया जाता है। तो अगर यूरासिल नेचुरली डीएनए में पाया जा रहा होता तो डीएनए को इस चीज़ को पता करने में मुश्किल होती कि क्या ये डी एमिनेटेड साइटोसिन से यूरासिल बना हुआ है या नेचुरल यूरासिल है। आप याद रखिएगा कि ये जो यूरासिल का स्ट्रक्चर है वो डी एमिनेशन ऑफ साइटोसिन से भी यूरासिल का स्ट्रक्चर बन रहा होता है और नेचुरली भी अवेलेबल होते हैं। तो नेचर ने आपके डीएनए को एक क्या उसको बोलते हैं, रिपेयर सिस्टम को एक पावर प्रोवाइड किया हुआ है कि डीएनए पे उन्होंने, नेचर ने क्या किया कि यूरासिल को हटा दिया है, यूरासिल को कन्वर्ट कर दिया थायमिन में, ताकि साइटोसिन अगर किसी म्यूटाजेन से यूरासिल में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यू कैन फिगर इट आउट, योर सिस्टम कैन फिगर इट आउट कि यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है और इसके चलते साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट हो गया हुआ है। यही कारण है कि डीएनए में नेचुरली थायमिन पाया जा रहा होता है, यूरासिल नहीं पाया जा रहा होता है। सो मेरे ख्याल से दिस इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट इज यूरासिल इज अ वेरी अनयूजुअल बेस। अगर डीएनए में यूरासिल कहीं भी पाया जा रहा है तो वो बहुत ही एक अनयूजुअल बेस है और आपका रिपेयर सिस्टम उसको तुरंत वहाँ से हटाने का काम करता है, क्योंकि यूरासिल का डीएनए में प्रेजेंस होना ही ये बताता है कि यहाँ पे साइटोसिन का डीएमिनेशन हुआ हुआ है। और जैसे कि थायमिन जैसे आपके पास अवेलेबल है तो वो नेचुरल मिथाइलेशन से थायमिन का सिंथेसिस हुआ है और उसका इंटीग्रेशन क्वाइट नॉर्मल होता है डीएनए के लिए। सो इट इज दिस डिफरेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिपेयर मैकेनिज्म एंड दिस कैन बी इजिली बी रिमूव्ड, और यूरासिल को यूरिडीन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में रिमूव करके वहाँ पे वापस से थायमिन या किसी को भी ऐड किया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, जिसमें अगर मैं फिर से सारे क्वेश्चंस पे जाता हूँ दैट हम लोगों ने शुरू में पूछा था, व्हाट आर म्यूटाजेंस? दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर केमिकल्स विच कैन कॉज द चेंज इन द बेसिस। लाइक यूरिडीन का साइटोसिन में कन्वर्जन तो नेचुरल था, लेकिन उसका मिथाइलेशन और फिर मिथाइलेटेड साइटोसिन को डीएमिनेशन करना, ये म्यूटाजिन का काम होता है। साइटोसिन को डीएमिनेट करके वापस से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करना, ये भी म्यूटाजिन का काम होता है। हाउ डज ट्रांजिशन ऑफ साइटोसिन टू थायमिन टेक्स प्लेस, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि साइटोसिन का थायमिन में सबसे पहले साइटोसिन को मिथाइलेट होना पड़ता है मिथाइलेट होने के बाद में साइटोसिन को डीएमिनेट होना पड़ता है, तब जाके वो थायमिन में कन्वर्ट करते हैं। वाई देयर इज थायमिन प्रेजेंट इन द डीएनए रेदर देन यूरासिल, ताकि आपके यूरासिल जो है वो एक अनयूजुअल बेस है जो नॉर्मली डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अगर आप साइटोसिन को डीएमिनेट करते हैं तो। इसीलिए टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉल्टी बेस, अगर यूरासिल प्रेजेंट है तो डीएनए को ये चीज़ पता हो सके कि ये गलत बेस है जो यहाँ ऐड हुआ है डीएमिनेशन के लिए, इसलिए नेचर ने इसमें थायमिन ऐड किया है, यूरासिल को ऐड नहीं किया हुआ है। एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द रिपेयर सिस्टम, सेम वे addition of uracil in the DNA is a very unusual process, so it can easily be distinguished between कि अगर यूरासिल है तो कहीं ना कहीं म्यूटाजेन का इफेक्ट है, अगर यूरासिल नहीं है थायमिन है तो वो एक नेचुरल मिथाइलेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू वो डीएनए में इंटीग्रेट हुआ है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। एंड अगेन आई विल थैंक ऑल माय सब्सक्राइबर्स। ऑल ऑफ सडन आपके क्वेरीज बढ़ रहे हैं, आप टॉपिक्स बता रहे हैं। चूँकि मैं अकेले हूँ तो मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ। थोड़ा लेट होता है बट आई विल प्रॉमिस यू
आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो पूरी होंगी और आने वाले टाइम में ये वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे आपके रिलेटेड टॉपिक से। अगर अभी तक आप हैं और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, स्कॉलर्स के साथ शेयर कीजिए। हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए ताकि हम लोग साथ में ग्रो कर सकें। थैंक यू।